तराशी अपने को कुछ इस कदर जहां में कि पाने वालों को नाज और खोने वालों को अफसोस रहे। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है मेवाड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर के.एस. राणा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे हमने सुना है कि आपकी ये 5वीं यूनिवर्सिटी, इससे पहले आप 4 यूनिवर्सिटियों का कारोबार संभाल चुके हैं, तो आप अपनी ये सफलता ग्राउंड लेवल से अपना कैरियर की शुरुआत की। आपका वन मैन शो रहा, आपके विरासत में आपको कुछ नहीं मिला, तो आप अपनी सफलता को किन शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं? ये सब परिस्थितियाँ कर्मशीलता का परिणाम होती हैं। जी मैं केवल लॉर्ड कृष्णा का अपना आदर्श मानता हूँ जी और कर्म को अपने जीवन के साथ जोड़ता हूँ जी। कि आप कर्म करते रहिए, कोई न कोई रास्ता निकल आता है। उसके लिए न किसी तप की, तपस्या की। तप है तो केवल ये है कि आप काम के लिए तपस्या कर रहे हैं। विरासत में क्या मिलता है नहीं मिलता है, मैंने इस देश को देखा है कि इसमें जिन लोगों को विरासतें मिली सब ढह गए जी। उनके खंडहर भी ढूंढने से नहीं मिल पा रहे हैं। तो पर्सनैलिटी में आपकी में वजन है। अगर आप अपने कर्म से आगे बढ़ते हैं तो अम्ब्रेला इतना काम आ जाता है कि अगर मेरे पास में बड़े बाप का बेटा रहा होता, मैं एक फ्रीडम फाइटर सामान्य किसान का बेटा था, तो मैंने तो अपनी एजुकेशन को भी अपने तरीके से जबरन टेक ओवर किया। फादर चाहते थे बीएससी के बाद आप बीएड कर लीजिए, इंटर कॉलेज मास्टर, ट्यूशन ये वो। मैंने उनको मना कर दिया। मैं हॉस्टल में रहता था तो उन्होंने कहा खर्चा बहुत पड़ता है। मैंने कहा आप छोड़ दिए, खर्चा मत देना, मैं मैनेज कर लूँगा। मैंने एक किराए के कमरे में सुबह और शाम 5-5 ट्यूशन लिए, उससे अपने खर्चे का इंतजाम कर लिया और एमएससी किया। अपने चॉइस की सब्जेक्ट में किया, ये देख करके कि इसमें वैकेंसी क्रिएट हो रही है, उसमें प्रोफेसर हो सकते हैं। उसके हिसाब से मैंने अपना करियर को उठाया। तो मैं कर्मशील व्यक्ति हूँ, मेरा कोई उस पर मैं घमंड भी नहीं करता। नहीं, माना कि आपसे चला हुआ आपने संघर्ष के साथ कर्म किया और आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जैसे कि, तो सिर्फ इसी का परिणाम मानते हैं आप, या कोई संकल्प शक्ति का आपने जो है ये तो मैं मिशन बना लेता हूँ। ये मेरी नेचर में है कि मैं टारगेट फिक्स करता हूँ कि मुझे ये काम करना है और इस जगह पहुँचना है। तो थोड़ा बहुत ऊपर से आशीर्वाद प्रकृति का रहता है और मैं अपने रास्ते को पकड़ लेता हूँ। नहीं, वो सीक्रेट में जानना चाह रहा हूँ दर्शकों के लिए कि कर्म मेहनत ये तो सभी करते हैं, आशीर्वाद भी ईश्वर का सभी के साथ होता है, तो वो कौन सा आपके अंदर ऐसा गुण, टैलेंट रहा जिसको आप क्रेडिट देते हैं, या वो आपको अभी अनसीन है, नहीं मालूम है? ऐसा है, आप अपना टारगेट फिक्स कर लें। आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए जी। आपका ऑब्जेक्ट क्लियर है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको मोटिवेशन चाहिए। ये नहीं आप भटक जाएं अपने उद्देश्य से। एक उद्देश्य है तो उसी को टारगेट करते हुए अर्जुन जैसे आँख के ऊपर फोकस कर रहा था। दुर्योधन वो कोई पेड़ देख रहा था, कोई डाली देख रहा था, कोई पत्ते देख रहा था, लेकिन उन्होंने कहा मुझे इस आँख पे निशाना लगाना तो इसी पे करूँगा। वही टारगेट हमारे लाइफ में होना चाहिए। नई पीढ़ी जो है वो क्या है, भटक जाती है कई तरीके से। वो ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट से जब लगता है उसमें डिफिकल्टीज हैं तो डाइवर्ट कर लेते हैं अपने आप को। वो नहीं होना चाहिए। कोई भी रास्ता अपना लें, उसमें कठिनाइयाँ तो आती हैं, ये कठिनाइयाँ जीवन का अंग है। आदमी संघर्ष के बिना कोई रास्ता नहीं खोज पाता, संघर्ष के बिना कोई रास्ता नहीं। आप जिस मुकाम पर हैं तो वो आपकी मंजिल है या पड़ाव है? नहीं, वो एक मेरी मंजिल का अंग है। मैं चला था, मैंने सब पहले दिन लाइफ में सोचा कि मैं प्रोफेसर बनना है, तो मैंने सीपीएमटी में सिलेक्शन के बाद उसे छोड़ दिया। ये डॉक्टर के लिए आज तक 20-20 लाख 30-30 लाख रिश्वत दे रहे हैं लोग। उस जमाने में ये था, डाउनफॉल था, पीएमटी के डॉक्टरों का कोई महत्व नहीं था, इंजीनियरिंग के लोगों का ज्यादा क्रेज था। तो मेरी साइड वो हो नहीं सकती थी इंजीनियरिंग की, क्योंकि मैं बायो ग्रुप का स्टूडेंट था। तो सीपीएमटी सिलेक्शन हो गया, तो मैंने कहा नहीं मुझे प्रोफेसर बनना है। तो ये सोच के मैं डाइवर्ट हो गया। फिर फॉरेस्ट्री में अप्लाई किया तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो भी मैंने छोड़ दिया। वो केवल मुझे लगा कि मैं मेरिट में जा सकता हूँ। इतने तक करने के बाद फिर मैं सीधे लाइन पकड़ी कि एजुकेशन में जाना है। वो एजुकेशन में जाना है तो इसमें जो हाईएस्ट पोजीशन हो सके वहाँ तक मुझे पहुँचना है। आप सोच नहीं सकते, आगरा यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसमें से आपकी जयपुर यूनिवर्सिटी भी बनी और यूपी की 1 दर्जन यूनिवर्सिटी बनी उसमें से कट के, मध्य प्रदेश की 2-3 यूनिवर्सिटी बनी। उस यूनिवर्सिटी में टीचर एसोसिएशन का मैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट था और वो भी अनअपोज बना।
मेरे अंदर कुछ दिखाई दिया होगा ना। वो टीचर्स के डेलीगेट आते हैं, तो अगर कास्ट फैक्टर को देखा जाए तो मैं कभी नहीं बन सकता था। लोगों ने एक्सेप्टेबिलिटी थी, मेरे कर्म से थी। नहीं, जैसे हमने सुना है आपके आगरा में 4-5 कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, फैकल्टीज अच्छी हैं, तो उसके बाद भी आपने वीसी का कारोबार संभाला, तो इसके पीछे क्या रीजन रहा? कॉलेज होना तो एक था, मेरे दिमाग में था 99 में कि आगरा जिले में बड़ा स्कार सिटी है, मेरी यहाँ एजुकेशन हुई है और मेरा यहाँ पे टीचिंग रही है लंबे टाइम तक, प्रोफेसर हेड तक रहा। तो मुझे लगा कि यहाँ कोई संस्था अगर हम खोल सकते हैं, खोल देनी चाहिए। आप ताज्जुब करेंगे, उस समय जब मैंने एक संस्था खोली तो मेरे उसे 1.5 किलोमीटर अंदर रोड से एक पेरेंटल प्रॉपर्टी थी जी, लेकिन मैं उस पर नहीं गया। मैंने IQ लेवल काम किया कि ये मेन रोड है आगरा टू इटावा, मुलायम सिंह के वहाँ तक, मैंने इस रोड पे ही मेन पे कॉलेज खोलना चाहिए। तो वो उस हर समय आपको फोकस रखना पड़ता है, और वो छोटे से टुकड़े पे लिया। मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन के पास गया, उनने मुझे 3 साल का टाइम दिया। पहला कॉलेज कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड ट्वेल्थ टेक्नोलॉजी करके मैंने खोला, और वो यही सोच के खोला कि इस रोड पे इसका ऑटोमेटिकल प्रचार में जाएगा, एक ऐड का काम अपने आप करेगा, मेन रोड पर कॉलेज दिखाई देगा। तो उस समय कोई सोच भी नहीं रहा था, मेरे परिवार के लोग भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं यार, कहाँ चलेगा कॉलेज, इस समय कैसे चला लोगे ये। तो मैं जिस प्लॉट में रहता था, मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर्स की कॉलोनी थी, उस प्लॉट को मुझे सेल करना पड़ा। उसके बाद मैंने उसके लिए जमीन और यूनिवर्सिटी में FD प्लेज की, तब वो कॉलेज खुल गया। तो जब मैं जिस मिशन पर लग जाता हूँ उसे पूरा कर लिया। नहीं, आपने अपना अचीवमेंट कर लिया, जितना करना था, और भी करेंगे। तो अभी आपका अचीवमेंट करने के बाद समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की थॉट है अपने लिए? समाज तो मैंने उसमें भी कर रहा था। जो स्टूडेंट आते थे, लड़कियों की मैंने 5 साल तक फ्री एजुकेशन की, और अभी भी चल रही है। और जो गरीब बच्चे थे उनका फी कंसेशन 20% तक टोटल उसका मैं उनमें बांटा। तो इसका आप कोई प्रचार प्रसार नहीं करते? नहीं, क्या प्रचार करने की जरूरत है, अपने आप प्रचार करता है। जो स्टूडेंट वहाँ से जाता है वो मेरे यहाँ से 1 दर्जन PCS बने, तमाम कॉलेजों को मेरे यहाँ की फैकल्टी अपॉइंट हुई, पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद तक मेरे यहाँ के फैकल्टी के लोग पहुँचे, जहाँ से यूनिवर्सिटी में पहुँच गए। तो वो प्रचार तो मैं ऑटोमेटिकली होता है। अभी हाल ही में हमने सुना है आपने आगरा में अपने कॉलेज की, जिसकी कीमत करीब 150 करोड़ है, उसको यूनिवर्सिटी में आपने डोनेट कर दिया। तो इसके पीछे अपनी पब्लिसिटी है या और कुछ है? नहीं, इसमें पब्लिसिटी क्या है। मेरा कमिटमेंट था, 99 में पहला कॉलेज था यूनिवर्सिटी का। मैंने उस समय सोचा था कि 2-3 साल में ग्रांटेड रेट पे आ जाएगा और ये एक नाम चलाता रहेगा। दुनिया में परिवार नाम चलाएं या बिगाड़ें, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन संस्था खड़ी हो जाएगी तो वो समाज के काम भी आएगी और उसमें नाम भी चलता रहेगा। तो ये सोच के मैंने बनाया था। बाद में वो पॉलिसी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली। अदरवाइज तो ग्रांटेड रेट पे कॉलेज इतने खुले समाज सेवी उन्होंने बनाए थे, लेकिन वो पॉलिसी बंद हो गई। तो मेरे दिमाग आया क्या किया जाए। 3 साल पहले एक वहाँ VC थे दीक्षित, उनसे मेरी मित्रता थी, मेरी बात हुई उनसे, मैंने उनको प्रपोजल भी भेजा, तो कॉलेज भी विजिट किया उन्होंने। फिर वो मुझे कंधे पे हाथ रख के खड़े हो गए, राणा साहब आपका बहुत बड़ा दिल है, इतना बड़ा सेट जी तो करोड़ों रुपए का होगा, उसको आप डोनेट क्यों कर रहे हैं? बच्चों से पूछ लिया है। मैंने, हमारे फादर ने तो हमसे कभी पूछा नहीं था। मैंने बच्चों से पूछने की कहाँ जरूरत पड़े, खड़ा मैंने किया है। और उसमें मैंने मेरे परिवार का 1 रुपया नहीं लगा, सारा कुछ मैंने अपने तरीके से किया। एक मिशनरी स्पिरिट के तहत मैंने सारा काम किया। अब वो मैं डोनेट कर रहा हूँ तो केवल यह है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज का प्रपोजल मुझे डायरेक्टर ने दिया था कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के रूप में दे दें, हम टेक ओवर कर लेते हैं, आपका नाम दे देंगे उसको। मैंने कहा गवर्नमेंट कॉलेज की मुझे हालत मालूम है, चौक और डस्टर के लिए भी डायरेक्टर के पास जाना पड़ता है, इनके प्रिंसिपल्स को, गवर्नमेंट कॉलेज वालों को। मैंने आपको मेंटेन नहीं होगा, इसी यूनिवर्सिटी से अटैच रहेगा तो मैं अपने टाइम में रहूंगा तो धमक बना के रखूंगा कि नहीं मेरे कॉलेज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको डोनेशन ऐसे कर्म करने के बाद कुछ ऐसे अहंकार की नहीं भावना आती है? अहंकार किस बात का? इस धरती में शाहजहां ने ताजमहल बनाया, वो शाहजहां कहाँ है, ढूंढे जैसे अहंकार में होता है। वो बिल्डिंग वहीं खड़ी है, ताजमहल आज भी उसका नाम चला रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपके अभी और क्या ड्रीम है अपने लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए? क्या करना चाहते हैं, सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं? जो भी समाज को हम दे सकते हैं, मेरा टारगेट केवल ये है कि लाइफ लॉन्ग, जीवन के अंतिम क्षण तक मैं समाज के लिए कुछ न कुछ करता रहूं। मतलब शिक्षा से संबंधित या कुछ भी, समाज सेवा, शिक्षा, जो भी कर सकते हैं हम करते रहें और जीवन के अंतिम क्षण तक हम कर्मशीलता बनी रहे। हम केवल ऊपर वाले से यही उम्मीद करते हैं कि हम इतने स्वस्थ बने रहें कि जब हमारी सांसें अंतिम हो तो उस समय तक हमको अस्पताल का दरवाजा न देखना पड़े।
डॉक्टर साहब जैसे आप शिक्षा से जुड़े हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कमेंट करेंगे? शिक्षा प्रणाली आज हमारी जो है पूर्ण रूप से संतुष्टिकरण है या उसमें अभी खामियां हैं? देखिए, वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल लेवल पर, जो शिक्षा नीति जिसमें अडॉप्ट की गई जी, उसमें निशंक जी थे शिक्षा मंत्री, जावड़ेकर जी पूर्व शिक्षा मंत्री थे, दोनों थे। मैं पहला व्यक्ति था, मैंने उनके सामने संवैधानिक सवाल खड़ा किया था कि आप नई शिक्षा नीति पेश कर रहे हैं और आपके मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय नहीं है। वेरी गुड। क्लैपिंग हो गई पूरे हाउस में। और उसके बाद जावड़ेकर जी ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि नहीं, राणा साहब ने सही सवाल उठाया। पहले मैंने कहा पहला प्रस्ताव रखिए कि मानव संसाधन का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया जा रहा है। इंदिरा जी ने किन्हीं कारणों से उसको बदल दिया था मंत्री को एलिवेशन देने के लिए, तो वो प्रस्ताव पास हुआ। दूसरा, मैंने स्कूलिंग के लिए एक सवाल उठाया कि आप हाई स्कूल और इंटर दो बोर्ड लगा रहे हैं और पूरे देश में जहाँ पर दोनों बोर्ड हैं गवर्नमेंट लेवल तक कवायद चलती है कि नकल को रोकना है, कुछ कहते हैं नकल का ठेका लेना है। कुछ होता मैं नालंदा यूनिवर्सिटी में रहा बिहार में, तब मैंने स्क्वाड लेकर के नकल को रोकी थी। बच्चे के ऊपर बच्चा खड़ा रहता था, वहाँ पर किताबें लेकर के जाते थे और नकल कराते थे और उसको मैंने ये तो लोग कहते थे ये तो कोई चंबल का आदमी आ गया है और ये तो डकैतों की तरह काम करता है, लेकिन उनका अपना सोच था, लेकिन उन्हें नकल रोकी। नहीं, जैसे पिछले जमाने में हम सोचते थे हाई स्कूल इंटर का विद्यार्थी एक पढ़ा लिखा माना जाता था, आज पोस्ट ग्रेजुएट भी 10-15 हजार की नौकरी से ज्यादा अपनी काबिलियत नहीं ले सकता। हमारी एजुकेशन का डेवल्यूशन है। अब प्राइवेट सेक्टर की हम जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में 10% यूनिवर्सिटीज या कॉलेज तो अच्छे चल रहे हैं, दे आर सेलिंग बेटर, बट मैक्सिमम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग बिजनेस। ये सबसे बड़ी हार्ड से है कि वो उस मिशन से नहीं चल रहे हैं। लेकिन उसका काउंटर वो प्रॉब्लम ये है कि वो जितने गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी फेलियर की तरफ जा रहा है। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं गवर्नमेंट के लेवल पे। मोदी जी बड़े मिशन और ईमानदारी से काम करते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मोदी जी की कैबिनेट जो बैठी हुई है उसमें कितने लोग ईमानदार हैं? उनने पूरे अंकुश रखने की कोशिश की कैबिनेट पे, लेकिन लोग नाकारा सिद्ध हुए उसमें। मैं समझता हूँ 1 दर्जन भी मंत्री उनके कैबिनेट के ऐसे नहीं है जो उनके मोदी जी के अकॉर्डिंग चल पाते हैं। तो आपके हिसाब से शिक्षा में सुधार आवश्यक है या हो भी बिल्कुल आवश्यक है और हो भी सकता है? हो भी सकता है, लेकिन वहाँ उस स्पीड का आदमी बैठे जाके शिक्षा मंत्रालय में, जिसपे उसके नीचे ग्राउंड लेवल से पकड़ होकर किस तरह इसको ठीक करना। तो क्यों ना अच्छा हो कि आप इस तरह का अभियान में ही फोकस करें? नहीं करेंगे हम लोग, जो हमारे सामने चीजें हैं उसमें हम करते हैं। मैं जिन जिन यूनिवर्सिटी में रहा उनमें मैंने अपने तरीके से काम किया। मैंने नैनीताल में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति खड़ी की हाई कोर्ट के ठीक सामने, और एक पुरानी बिल्डिंग को रिनोवेट करा के स्वामी विवेकानंद भवन बना दिया। लॉ का कॉलेज नहीं था वहाँ पे, मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से लॉ इंस्टीट्यूट की, और उसमें चंचूड़ जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बड़े सम्मानित हैं, उनको बुला करके इनॉग्रेट कराया। अल्मोड़ा में वीर सावरकर के नाम से मैंने ऑडिटोरियम खड़ा किया। 7 साल पुरानी ग्रांट जो लैप्स हो गई थी गवर्नमेंट लेवल पे, उसको रिवाइव कराया, उसके बाद किया। तो जहाँ करने का काम होता है वहाँ हम जहाँ भी रहे हैं। जैसा मुझे लग रहा है आपकी बातों से आपके अंदर परिवर्तन की क्रांति की आग तो है, पर वो पूरी से धधक क्यों नहीं पा रही है? ऐसा है, जिस जगह पे हैं आप उसी जगह के परिव्यू में रह करके काम कर सकते हैं। एक लिमिटेशंस होती है, वो दायरा होता है, हम उस दायरे से बाहर काम नहीं कर सकते। कल मुझे शिक्षा मंत्रालय में बैठा लिया जाए तो मैं पूरे देश का रिनोवेशन कर दूं 1 मिनट में, मुझे मालूम है। बहुत अच्छा। क्योंकि मोदी जी जैसे लीडरशिप के अंडर में काम किया जाए तो वो काम करने के लिए गुंजाइश है, अपॉर्चुनिटी है। इस कोरोना पीरियड में कोई सोच भी नहीं सकता हो कि देश खड़ा रहेगा। उस पीरियड में खड़ा रहा तो केवल एक आदमी के किए हुए। स्वास्थ्य मंत्री अटर फेलियर था, मैंने कई लेटर लिखे माननीय मोदी जी को, और अल्टीमेटली उन्होंने शिफ्ट कर दिया मंत्री को। लेकिन उनके जो मिशन के अकॉर्डिंग बनना चाहिए वो चीज नहीं बन पाई। कुछ ऐसी टिप्स डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो तत्काल लाभान्वित उनको कर पाए आपकी सलाह से? युवा वर्ग के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या टिप्स दे सकते हैं? यूथ के लिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। पहले उनको जिस उद्देश्य पढ़ना है, पढ़ाई के काम को पूरा करें, अपना फोकस करें कि हमें किधर जाना है और हमारे अंदर आंतरिक क्षमताएं क्या हैं। हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम डाइवर्ट करें, हम इंडस्ट्री की तरफ जाएं, उसमें हम कर सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करें। या गेम्स के फील्ड में, मैंने वहाँ नैनीताल में 2% गेम्स के खिलाड़ियों के लिए आरक्षण दे दिया
और उससे सारी प्रतिभाएं जो नेशनल लेवल के प्लेयर थे वो मेरे यहाँ रुक गए यूनिवर्सिटी में आकर के, जो भाग रहे थे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे, मानी होते थे। तो इन सारे पॉइंट्स को फोकस करना पड़ेगा। यूथ हिंदुस्तान में 60 करोड़ यूथ है। अच्छा, दूसरा मैं एक चाहूंगा कि क्या पाठ्यक्रम में हर व्यक्ति के लिए मॉरल साइंस का एक पार्ट नहीं होना चाहिए? नहीं, मॉरल साइंस तो मस्ट है। मॉरल साइंस तो स्कूल लेवल का काम है। नहीं, आगे चल के भी? नहीं, आगे चल के तो सब्जेक्ट से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन आप क्योंकि आदमी का जब मॉरल ही नहीं रहेगा 12-14 साल की एज तक मॉरली आप किसी को कमिट करा सकते हैं। और जब वो ग्रो अप कर जाता है, स्कूलिंग से बाहर यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन में चला जाता है, तो उस बच्चे को डाइवर्ट नहीं कर सकते। जैसे प्लांट्स की डाल की तरह से है, उसको तब तक मोड़ सकते हैं जब उसमें रुझान हो बढ़ने का, उससे आगे नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल आदमी जानकारी मोबाइल से ले लेके ज्ञानी तो हो गया पर समझदार नहीं है। नहीं, वो मोबाइल का ही होके रह गया है, सोसाइटी से कट गया है। एक घर में 4 परिवार में लोग हैं, चारों 4 कोने में पड़े हुए मोबाइल चला रहे होंगे, उनका पर्सनल इंटरेक्शन खत्म हो गया है। ये मोबाइल क्रांति से नेगेटिव एस्पेक्ट भी तैयार हुआ है। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों को क्या कहना है, दर्शक आज के जमाने में इतना ओपन है मीडिया के माध्यम से कि वो सारी चीजों को सुनता है, देखता है अपने तरीके से। आपका पहला ड्रीम क्या होगा अगर आपको मौका मिले फुलफिल करने के लिए? और ड्रीम मैं नहीं करता। ड्रीमिंग इज नॉट माई हैबिट। मैं ऑब्जेक्ट जरूर रखता हूँ, लेकिन वो मेरी इनर विल का पार्ट है। मैं उसको पब्लिकली एग्रीवेट करूँ कोई अच्छी बात नहीं। पॉलिटिक्स में भी आने का रुझान है कुछ करने के लिए? अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है एथिक्स के साथ, तो मेरा पॉलिटिकल अच्छी अपॉर्चुनिटी मीन्स अच्छी ठीक सी जगह पर काम करने का तो जोड़ा जा सकता है। करप्शन खत्म करने करप्शन तो बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। मोदी जी ने इस बीच में जितने काम किए हैं उसमें करप्शन को रूट आउट करने के काफी प्रोजेक्ट है। नहीं, जैसे लोग कहते हैं बिना करप्शन के दुनिया नहीं चल सकती। ऐसा नहीं, झूठ बात है, ऐसा नहीं होता। आप ये बताइए, आज से पहले सिलेंडर ब्लैक में बिकते थे, बिल्कुल सही। मिट्टी का तेल ब्लैक में बिकता था, जीरो। राशन कार्ड जो बनते थे सब फर्जी बनते थे। मोदी जी ने एक आधार कार्ड लागू किया और पूरे देश में कितने लोग उससे लाभान्वित हुए। वो नेचुरल तरीके से उनको तक पहुंचाया गया लाभ था। अच्छा, लोग जैसे कहते हैं अर्थव्यवस्था पे थोड़ा फर्क पड़ा है, तो उसके बारे में क्या विचार? अर्थव्यवस्था तो फ्लक्चुएशंस रहते हैं, हमेशा समय के साथ साथ चलते हैं। उसको मैनेजमेंट करने वाला आदमी ऊपर ठीक होना चाहिए, तो वो मैनेज कर ले जाता है। ऐसे ये बीच में जो कोरोना वाला पार्ट था उसमें अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गई होती, कोई दूसरा आदमी होता मोदी जी की जगह पर। मेरा सोचना अपना ये है। ठीक। हमारे चैनल के लिए 2 शब्द। आपका चैनल ग्रो करे, देश में पहचान बनाए, ऐसे अच्छे लोग जो समाज को प्रेरित कर सकते हैं वो मीडिया ही है। और मीडिया ने ही मोदी जी को पीएम तक लाके खड़ा किया, मैं मानता हूँ। तो मीडिया में सलीके के लोग होंगे तो देश को दिशा देने का काम ये मीडिया ही कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय दिया।